लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये आवाज़, ये गुजारिश हम सब ने अनगिनत बार सुनी है कि उस एक अकेले क्लिक की असली कीमत क्या है। वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक सिग्नल है, एक सिफारिश है और एक कनेक्शन बनाने का वादा भी। नमस्कार। कभी सोचा है कि चावल मतलब इतनी आम सी खाने की चीज पर दिया गया सिर्फ एक बयान पूरी दुनिया में इतनी बड़ी हलचल कैसे मचा सकता है? कैसे एक अकेली राजनीतिक घोषणा दुनिया भर के बाजारों को हिला सकती है और तो और लाखों लोगों की थाली पर सीधा असर डाल सकती है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। और ये मामला सिर्फ एक व्यापारिक बहस का नहीं है। असल में ये भू राजनीति, खाद्य सुरक्षा और पूरी दुनिया के व्यापार के भविष्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और इस मामले में ये शुरुआत हुई एक घोषणा से। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने देश के किसानों की रक्षा करने की बात कहकर चावल के इंपोर्ट पर टैरिफ यानी एक तरह का टैक्स लगाने की धमकी दे डाली। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बड़ी आग को हवा दी। तो इस धमकी के पीछे वजह क्या बताई गई? वजह थी ये आरोप। दावा ये किया गया कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश जानबूझकर अपना चावल बहुत कम कीमतों पर अमेरिकी बाजार में बेच रहे हैं, जिससे वहां के स्थानीय किसानों को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। इसी प्रैक्टिस को डंपिंग कहा जाता है। देखिए, इस तरह के बड़े फैसलों के पीछे ना अक्सर एक से ज्यादा मकसद होते हैं। पहला मकसद तो साफ साफ बताया गया, अमेरिकी किसानों के हितों की रक्षा करना। लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है वो शायद ज्यादा अहम है। चावल उगाने वाले राज्य जैसे अरकानसास और लुइसियाना एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो ये घोषणा उन्हें खुश करने का एक तरीका भी थी। और तीसरा, टैरिफ का इस्तेमाल अक्सर एक भू राजनीतिक हथियार की तरह भी किया जाता है ताकि दूसरे देशों पर दबाव बनाया जा सके। अच्छा, राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन ऐसे फैसलों का सबसे सीधा और पहला असर पड़ता है आम आदमी की जेब और उसकी थाली पर। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये टैरिफ लग जाता है तो इसकी असली कीमत चुकाएगा कौन? क्या वो देश जो चावल बेच रहा है या फिर वो लोग जो इसे खरीद रहे हैं? ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये पूरी कहानी को काफी हद तक साफ कर देता है। अमेरिका में भारत से जितना भी चावल इंपोर्ट होता है उसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा प्रीमियम बासमती चावल है। वहीं दूसरी तरफ गैर बासमती चावल का इंपोर्ट उसकी तुलना में काफी कम है। इसका सीधा मतलब ये है कि टैरिफ का सबसे ज्यादा असर बासमती चावल पर ही पड़ेगा। देखिए, अर्थशास्त्र का ना एक बहुत सीधा सा नियम है। जब किसी ऐसी चीज पर टैक्स लगता है जिसकी लोगों को जरूरत है ही, जिसे वो खरीदना बंद नहीं कर सकते, तो क्या होता है? बेचने वाला बस उसकी कीमत बढ़ा देता है। और यहां भी बिल्कुल यही होता। जो देश चावल बेच रहा है वो अपना मुनाफा क्यों कम करेगा? वो तो बढ़ी हुई लागत को आगे बढ़ा देगा और ये लागत सीधी जाकर जुड़ जाती है सुपरमार्केट के बिल में। मतलब साफ है, इस पूरे राजनीतिक खेल का जो आर्थिक बोझ है वो सीधा अमेरिकी कंज्यूमर की जेब पर ही पड़ता है। हाँ, यहाँ पर एक तर्क ये दिया जा सकता है कि टैरिफ से अमेरिकी किसानों को मदद मिलेगी, लेकिन क्या ये सच है? असलियत तो ये है कि अमेरिका में उगने वाला चावल और भारत से आने वाला बासमती, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मतलब एक सेब है तो दूसरा संतरा। बासमती की अपनी एक खास खुशबू होती है, एक बनावट होती है जिसके बिना बिरयानी या पुलाव जैसी डिश अधूरी लगती है। तो कोई भी अमेरिकी चावल इसका सीधा सीधा विकल्प नहीं बन सकता। इसलिए लोग ज्यादा कीमत देकर भी बासमती ही खरीदेंगे। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अगर कीमत अमेरिका में बढ़ रही है तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा? चलिए अब कहानी को भारत के नजरिए से देखते हैं। तो अब कहानी का रुख भारत की ओर मोड़ते हैं। क्या इस एक अमेरिकी धमकी से दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश घुटनों पर आ जाएगा? शायद नहीं। वजह यह है कि भारतीय चावल बाजार के पास कुछ ऐसे तुरुप के इक्के हैं जो उसे ऐसे झटकों से बचाते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। बासमती के लिए अमेरिका भारत का चौथा सबसे बड़ा बाजार है, जो कि हाँ महत्वपूर्ण है। लेकिन गैर बासमती चावल के लिए ये 24वें स्थान पर आता है, जो उतना बड़ा बाजार नहीं है। इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि भारत की निर्भरता सिर्फ एक देश पर बिल्कुल नहीं है। भारत की असली ताकत यही है कि उसने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक होने के नाते इसकी पहुंच सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका, भारत के खरीदार
पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और यही डाइवर्सिफिकेशन इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर एक दरवाज़ा बंद होता भी है तो कई और दरवाजे खुले रहते हैं। तो अब तक हमने व्यापार और अर्थशास्त्र की बात की, लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ इतनी ही है, या फिर ये टैरिफ की धमकी एक ऐसे बड़े ग्लोबल ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है जिसे हमें और गहराई से समझना चाहिए? चलिए इस मुद्दे को अब एक बड़े कैनवस पर देखते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि कैसे भोजन, जो हम सबके जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है, अब धीरे धीरे जियोपॉलिटिक्स का एक शक्तिशाली हथियार बनता जा रहा है। ये बिल्कुल डोमिनोज के गिरने जैसा असर करता है। एक धमकी आती है और फिर सब कुछ लड़खड़ाने लगता है। सबसे पहले बाजार में एक डर का माहौल बनता है। जिन्हें चावल खरीदना है वो घबराकर जरूरत से ज्यादा खरीदने लगते हैं। इस पैनिक बाइंग से अचानक डिमांड बढ़ जाती है, कीमतें आसमान छूने लगती हैं और अंत में इसका सबसे बुरा खामियाजा उन गरीब देशों को भुगतना पड़ता है जो खाने के लिए इंपोर्ट पर निर्भर हैं। यही मतलब है भू राजनीतिक हथियार का, जब आप व्यापार के नियमों का इस्तेमाल सिर्फ आर्थिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों को अपनी बात मनवाने या उन्हें अस्थिर करने के लिए करते हैं। और आप ही सोचिए, भोजन से ज्यादा शक्तिशाली हथियार और क्या हो सकता है? एक बहुत गहरी बात कही जाती है और इस पर जरा गौर कीजिएगा कि अब फूड ही नया ऑयल है, यानी भोजन ही नया तेल है। सोचिए, जैसे 20वीं सदी में पूरी दुनिया की राजनीति तेल के इर्द गिर्द घूमती थी, अब 21वीं सदी में वही ताकत, वही कंट्रोल भोजन के हाथ में आ सकता है। जिसके पास अनाज का भंडार होगा, समझिए उसके पास दुनिया को झुकाने की ताकत होगी। और इसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। ये सिर्फ थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को ही चोट नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO जैसी संस्थाओं को भी कमजोर करेगा। ये वो संस्थाएं हैं जिनका काम ही दुनिया भर में निष्पक्ष व्यापार के नियम बनाए रखना है। ये एक खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत कर सकता है, जहां हर देश अपने भोजन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगेगा। तो इस पूरे मुद्दे का सार यही निकलता है, एक देश में अपने राजनीतिक फायदे के लिए उठाया गया एक कदम पूरी दुनिया में आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। ये हमें दिखाता है कि आज की दुनिया एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। तो अंत में ये एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब भोजन को ही हथियार बना दिया जाता है तो क्या कोई सच में जीत सकता है, या फिर इस जंग में उपभोक्ता से लेकर किसान तक और एक देश से लेकर पूरी दुनिया तक आखिर में हार सबकी होती है।